नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से साधारण ब्याज की इस क्लास में। जैसा कि हमारा टाइम सेट है और हम कंटिन्यूअस आपसे मिलते रहते हैं। हमने साधारण ब्याज में बहुत सारी चीजें देख ली है और साधारण ब्याज में ही एक और हमारा पॉइंट और है जिसको हम आज बोल सकते हैं टाइप 7 हम बात करेंगे। टाइप 6 तक हम पढ़ चुके हैं। टाइप 7 की अगर हम बात करें तो 7 में देखो किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यदि 26,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है, यानी कि हमारे पास में कुल रुपए है 26,000, 26,000 रुपए है और हम उनको दो भागों में इस प्रकार उधार देंगे कि पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष का ब्याज तथा 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर हो, तो बताइए पहले भाग की राशि कितनी है। ठीक है, तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूं इसको। सिंपल तो क्या होगा, बेसिक तरीके से समझाता हूं पहले तो मैं इसको। देखो, इसका बेसिक क्या है वो समझते हैं हम, फिर हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी चीजें हम इसकी देखेंगे। अगर हम बेसिक बातें करें इसकी, देखो बेसिक में हम मान लेते हैं कि पहला भाग हमने एक्स माना। पहला भाग है ना, पहला भाग वो हमने एक्स मान लिया, पहला भाग। ठीक है ना। और जो दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग वो कितना मान ले हम, तो दूसरा भाग हम मान लेंगे 26,000 माइनस एक्स। दूसरा भाग ये हो जाएगा 26,000 माइनस एक्स, ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। पहला भाग हमने एक्स माना है और दूसरा भाग हमने 26,000 माइनस एक्स माना है। अब इसने क्या बोला है, पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष का ब्याज। तो पहला भाग ये है ना, तो पहले भाग पर हमको ब्याज कितना मिलेगा, एक्स पर 4% की दर से, सॉरी 6% की दर से 4 साल का ब्याज, तो वो हमको मिलेगा ये पैसा बराबर। इसने बोला है तथा 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर हो दूसरे भाग पर। पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष का ब्याज तथा दूसरे भाग पर, यहां पे हमको लिखना है दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। तो दूसरा भाग हमारे पास ये हो जाएगा 26,000 माइनस एक्स, ये हमारा दूसरा भाग हो गया है। और इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, 5% की दर से 3 साल का ब्याज मिल रहा है मुझे। सही है यहां तक। ये दोनों ब्याज क्या है, बराबर है। ये दोनों ब्याज बराबर है, तो मैंने दोनों के बीच में बराबर लगा दिया। अब यहां मुझे कैलकुलेशन करनी है भाई। तो देखो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहां मेरे पास में आ जाएगा 4 दूनी 8 एक्स आ जाएगा यहां से, बराबर में 26। अगर मैं 26 की बात करूं, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि यहां मेरे पास में आ जाएगा 1,30,000 माइनस 5 एक्स, ये आ जाएगा। सही है क्या यहां तक। 5 एक्स को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, 5 से गुणा कर दिया ना मैंने इसको, 26 पंजे 130 हो जाएगा और 3 जीरो हमने चिपका दी, ये हो गया 5 एक्स। 5 एक्स इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 13 एक्स बराबर 1,30,000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, 1,30,000 रुपए हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 रुपए आ जाएगा। तो जो पहले भाग पर जो राशि दी गई है वो 10,000 रुपए है। ये पहला भाग हमारा 10,000 रुपए हो जाएगा। पहला भाग हमारा हो जाएगा 10,000 रुपए। और दूसरा भाग कितना होगा, एक्स की वैल्यू 10,000 है तो 26,000 माइनस 10,000, तो आपके पास में जो दूसरा भाग आएगा वो आ जाएगा 16,000 रुपए, आपके पास में दूसरा भाग हो जाएगा। तो पहला भाग हो गया है 10,000 रुपए और दूसरा भाग हो गया है 16,000 रुपए। ये इस सवाल का पूरा बेसिक जो था वो ये था इस सवाल का। पहले हमने पहला भाग एक्स मान लिया, दूसरा भाग हमने 26,000 माइनस एक्स मान लिया। पहले भाग पर जो ब्याज मिला है वो मिला था मेरे को 6% की दर से 4 साल का ब्याज, और दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 साल का ब्याज, दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया और आगे हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझे, इसका एक और तरीका है, एक कॉन्सेप्ट हम इसका ये भी यूज कर सकते हैं, ध्यान देना इधर।
बेसिक तरीका तो मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका जो दूसरा तरीका होगा ना, तो देखो वो दूसरा तरीका ये होगा, अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें तो देखो इसको इसने क्या बोला है, मान लो मैं पहला भाग मान लू x, पहला भाग में क्या मान लू x, पहला भाग मान लो x और दूसरा भाग मान लो आप, दूसरा भाग y, पहला भाग x मान लिया, दूसरा भाग मैंने y मान लिया। अब यहां समझना आप, पहले भाग का 6% की दर से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, x गुणा 6 × 4/100, और ये जो दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग y, उस पर आपको 5% की दर से 3 साल का ब्याज मिलेगा। ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से मेरे पास में है ना x और y का रेशियो आ जाएगा, x और y का क्या आ जाएगा मेरे पास में, रेशियो आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दे तो देखो यहां 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 8x बराबर 5y हो जाएगा। 8x बराबर कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब यहाँ x और y का रेशियो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू तो होती है 5 और y की वैल्यू होती है 8। ये जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। तो x बटे वाई, x बटे वाई कितना आ जाएगा भाई, 5/8 आ जाएगा। यानी कि x 5 होगा तो y 8 होगा। ये इनका अनुपात आ गया है, ध्यान रखना। क्या आ गया है, इनका अनुपात आ गया है। तो आप मुझे बताओ कुल अनुपात कितना हो गया, x का मान 5 है और y का मान कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो कुल अनुपात हो गया है 13, और कुल राशि कितनी है मेरे पास में, 26,000 रुपए है। तो आप मुझे बताओ 13 की वैल्यू अगर 26,000 है तो फिर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से भाग करेंगे तो 2,000 आ जाएगी क्या, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। मेरे को अगर x का मान चाहिए, x का मान, तो x के लिए मैं 5,000 को किससे गुणा कर दूंगा, मैं 2,000 से गुणा कर दूंगा, तो x का मान तो आ जाएगा 10,000। x का मान कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और अगर y का मान चाहिए तो मैं 8 को गुणा कर दूंगा 2,000 से, तो y का मान आ जाएगा 16,000 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको, ये बताइएगा आप। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। हमने क्या किया, पहला भाग x माना, दूसरा भाग y माना, इन दोनों का ब्याज बराबर कर दिया, तो यहां से मेरे को x और y का रेशियो मिल गया। x और y का क्या मिल गया, मुझे रेशियो मिल गया। तो यहाँ कुल रेशियो कितना हो गया, 13, और कुल राशि कितनी हो गई, 26,000। तो 13 की वैल्यू 26,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अब यहाँ 5 है, 5 को 2,000 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16,000 हो जाएगा। तो पहला भाग 10,000 है और दूसरा भाग 16,000 है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही चलते हम दूसरे सवाल की तरफ। सेम ऐसा ही है दूसरा सवाल भी, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम बेसिक तरीके से जाएं तो इसका बेसिक देखते हैं हम एक बार। पहला भाग मानेंगे हम, पहला भाग हमारे पास में आ जाएगा भाई x, और जो दूसरा भाग होगा, दूसरा भाग वो हम मान लेंगे यहां पे y। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, 27,000 रुपए की धनराशि। बेसिक से देखे क्या पहले, या पहले डायरेक्ट देख लो बेसिक, फिर मैं आपको इसका सिखा दूंगा। पहला भाग मैंने x माना, दूसरा भाग मैंने y माना है। इसने बोला है इस प्रकार दिया कि पहले भाग पर 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तथा दूसरे भाग पर, या फिर याद रखना यहां पे लिखा जाएगा दूसरे भाग पर, दूसरे भाग पर 9% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों ब्याज क्या है, बराबर। तो पहला भाग है मेरे पास x, अब x पर कितने परसेंट की दर है, 12% की दर है भाई, और समय कितना है, 3 साल का, तो ये ब्याज हो जाएगा। अब ये बराबर है किसके, दूसरे भाग पर 9% की दर से 8 वर्ष का ब्याज। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से पहले कैलकुलेशन कर ले, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 36 और यहाँ 72 है, तो देखो आप कैसे भी कैंसिल कर दो, तीन ये 72 हो गया और ये 36 हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ। तो x और y का जो अनुपात आएगा ना, x और y का अनुपात वो आ जाएगा 2/1। x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ कुल अनुपात कितना आ गया, ये 2 यूनिट आ गया है, और ये आ गया है 1 यूनिट।
तो आप मुझे बताओ कुल कितना हो गया है, 3 यूनिट हो गया है, 3 यूनिट। और कुल राशि कितनी है, 27,000। तो आप मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो गई है, 27,000 हो गई है। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 27,000 में 3 का भाग लगा देना भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 आ जाएगी 1 की वैल्यू। अब आपको जिसका भी मान निकालना है ना, उसको 9,000 से गुणा कर दो। अगर आपको पहले भाग का मान चाहिए, पहले भाग का मान, तो 2 को गुणा कर दो भाई 9,000 से। तो पहला जो भाग आएगा वो आएगा आपका 18,000 रुपए आ जाएगा पहला भाग। और अगर आपको दूसरा भाग चाहिए तो 1 को गुणा कर दो 9,000 से, तो दूसरा भाग आ जाएगा आपके पास 9,000 रुपए आ जाएंगे दूसरे भाग। अब आपसे कौन सा भाग पूछा है, तो पहले भाग की राशि ज्ञात करें। तो पहला भाग कितना हो गया, 18,000 रुपए। तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल मतलब यूं मान के चलो डायरेक्ट जो तरीका है वो ये होगा। और अगर हम इसको बेसिक से करें, इसी सवाल को अगर हम बेसिक से करना चाहे, तो इसका बेसिक देखो क्या होगा। बेसिक मैं समझा देता हूं इसका आपको। इसका जो बेसिक है उसमें आपको पहला भाग x मानना होगा और दूसरा भाग आपको मानना होगा 27,000 माइनस एक्स। 27,000 माइनस एक्स आपको क्या मानना पड़ेगा, दूसरा भाग मानना पड़ेगा। तो पहला भाग हमने माना है, पहला भाग x, पहला भाग आएगा हमारा x। और दूसरा जो भाग आएगा ना वो हो जाएगा हमारा 27,000 माइनस एक्स, ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। अब इसने बोला है पहले भाग पर 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। तो x पर 12% की दर से 3 साल का ब्याज ये आएगा। ये बराबर होगा किसके, दूसरे भाग। तो दूसरा भाग है हमारे पास 27,000 माइनस एक्स। इस पर कितने परसेंट की दर से, 9% की दर से 8 वर्ष का समय, ये बराबर आ जाएगा। दोनों के दोनों ब्याज क्या है यहाँ पे, बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 36 और ये 72 है तो 2 बार आ जाएगा ये। तो यहां आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 27 दूनी 54, 54,000 माइनस 2x। 2x को इधर भेजेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 54,000। x का मान कितना आ जाएगा भाई, 18 तिया 54, 18,000 आ जाएगा x का मान। तो जो पहला भाग होगा x वो हो जाएगा 18,000 रुपए। और अगर दूसरा भाग पूछे आपसे तो 27,000 माइनस 18,000, वो आपका दूसरा भाग हो जाएगा। तो पहला भाग x की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000 रुपए। और दूसरा भाग आ जाएगा आपका 27,000 माइनस 18,000। तो ये आपके पास में 9,000 रुपए आ जाएंगे दूसरा भाग। यहां तक आपका आंसर आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये इन सवालों को करने का ये बेसिक तरीका है, पर आप रेशियो बनाकर भी इन सवालों को कर सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हम। अगला सवाल ये रहा, 36,000 रुपए 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, तथा तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है, इस लाइन को जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा भाई। 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, ये बोल रहा है साधारण ब्याज बराबर है, ध्यान रखना। कभी कभी बोलेगा दी गई राशि बराबर हो जाएगी, मतलब कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा। कभी कभी बोलेगा मिश्र धन बराबर है और कभी बोलता है साधारण ब्याज बराबर है। तो अभी हमको बोल रहा है ब्याज बराबर है, तो ब्याज को करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है। पहला भाग हम मान लेते हैं x, इस पर 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, ये बराबर होगा सेकंड। सेकंड भाग मैंने y मान लिया है, यहां पे y का 3% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, ये बराबर है किसके भाई, तो ये बराबर हो जाएगा यहां से। तीसरा भाग हमने मान लिया है z, z का 4% की दर से 5 साल का ब्याज, ये बराबर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो लेना है भाई। क्या करोगे, इन सब का रेशियो ले लेंगे हम एक बार, है ना। पहले तो देखो यहां से रेशियो बनाना पड़ेगा हमको। ये तो नीचे जो नंबर सेम है ना उसको आप हटा दो। यहां से मेरे पास में आ जाएगा 6x बराबर हो जाएगा यहां से 4 तिया 12y,
और यहाँ जाएगा 5 चौके 20 जेड। अब पहले ये देख लो, ये किसी नंबर से कट रहे हैं क्या? ये तो ये 2 से कट रहे हैं क्या? तो सारे 2 से कट रहे हैं, तो 2 से कैंसिल कर दो आप इसको एक बार। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3x आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6y आ जाएगा, 6y हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 10z आ जाएगा। अब यहाँ x y और z का जो रेशियो आएगा ना, वो देखो इस तरीके से बना लेंगे हम। अगर हमको x का रेशियो चाहिए ना, कभी भी नंबर ऐसा लिखा हो तो इनका रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हो, x का रेशियो चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर देना 60, y का रेशियो चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर दो 10 या 30, और अगर z का रेशियो चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर दो 18। अब ये अभी भी ये सारे के सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 से डिवाइड कर दो आप, 6 से काटेंगे 10, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, तो कुल रेशियो आ जाएगा मेरे पास में 18। 5 और 3 8 और 10 18, कुल रेशियो 18 आ गया है, जबकि कुल राशि है मेरे पास 36,000। तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई है भाई? 36,000 हो गई है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2,000, और अगर मुझे जिसका मान निकालना है ना, उसको 2,000 से गुणा कर दो। तो अगर x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो 10,000 को 2,000 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। 5,000 को 2,000 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और 3,000 को 2,000, अच्छा एक सेकंड सुनना भाई, यहाँ पे ऑप्शन में हमको चेंज करना पड़ेगा। 2,000 को 3,000 से गुणा करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, या 6 लिखना भाई, करेक्शन कर देना थोड़ा सा, यहाँ 6 लिखना ऑप्शन में, 6 लिखेंगे, क्योंकि टोटल 36,000 होगा ना, 10,000 और 20,000, 30,000 और 6 36,000। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए मेरा राइट आंसर आ जाएगा इस सवाल का। क्या समझ पाए क्या आप इसको? 3 राशियां दी गई थी, हमने तीनों को क्या कर लिया? पहला x मान लिया, दूसरा y और तीसरा z। तीनों का ब्याज बराबर है। इसमें ब्याज आया था, वो आया था मेरे पास में 2% की दर से 3 वर्ष का, तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ 6 12 20, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे और रेशियो बनाएंगे तो 5 10 3 का रेशियो आ जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा आपका रेशियो 18। 18 किसके बराबर है? 36 के बराबर है, तो एक हो जाएगा 2,000 के बराबर। इसका मान चाहिए तो 10 को 2,000 से गुणा कर देंगे 20,000, 5 को 2,000 से गुणा कर देंगे 10,000, और 3 को 2,000 से गुणा कर देंगे तो 6,000 रुपए आ जाएगा। तो सबकी राशि आ जाएगी, ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए क्या आप यहां तक? कोई दिक्कत? अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अब देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था आपको? मैं ये बोल रहा था कि कभी कभी तो ये ब्याज बराबर करेगा, और कभी कभी ये मिश्र धन बराबर करता है। तो वो लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज से पता चलेगा हमको। पिछले सवाल में तो हमको साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ पे ब्याज क्या है? बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। और इस सवाल को देखना भाई, ध्यान से पढ़ना। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों के नाम पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 75,000 रुपए इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। 18 साल के बाद जैसे ही वो 18 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो दोनों को समान राशि प्राप्त हो। समान राशि का मतलब क्या हो गया? दो लड़के थे उसके, है ना, एक के एक छोटा बेटा था और एक बड़ा बेटा था। कुछ पैसा उसने छोटे बेटे के अकाउंट में जमा करवाया, कुछ पैसा उसने बड़े बेटे के अकाउंट में जमा करवाया। रेट कितना लिखा? 5%। अब जब वो 18 साल के हो जाएंगे ना, तो दोनों के अकाउंट में बराबर राशि आ जाएगी। इसका मतलब दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दोनों का मिश्र धन बराबर होगा, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश है, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पे क्या करना है? एक बेटा 12 साल का है, एक बेटा 14 साल का है, तो वर्तमान में छोटे पुत्र के नाम पर कितनी राशि है, ठीक है ना, मतलब कि कितनी राशि जमा करवाई गई है वर्तमान में छोटे पुत्र के नाम पर। तो हम एक काम करते हैं मान लेते छोटे पुत्र के नाम पर, बेसिक बता रहा हूं पहले पूरा, छोटे पुत्र के नाम पर x राशि है, ये बेसिक है भाई सवाल का। और बड़े, जो बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा, बड़े बेटे के पास में जो राशि है वो कितनी बच जाएगी? 75,000 माइनस x, ये राशि बच जाएगी, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। जब ये दोनों 18 साल के होंगे ना, तो इनको जो राशि मिलेगी वो बराबर होगी। छोटा बेटा 12 साल का है और बड़ा बेटा 14 साल का है,
तो जो छोटा बेटा अभी कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है, और बड़ा बेटा है ना वो 14 वर्ष का है। तो आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, ये छोटे बेटे का जो पैसा है ना 18 साल का होगा तब इसको पैसा मिलेगा, तो छोटे बेटे का पैसा बैंक में कितने वर्ष तक जमा रहेगा, 6 वर्ष तक जमा रहेगा। क्योंकि आज ये 12 साल का है तो 18 साल का होने में इसको 6 वर्ष का टाइम लगेगा। इसका मतलब इसका जो पैसा है ना ये 6 साल तक अकाउंट में रहेगा, 6 साल तक अकाउंट में रहेगा। तो मुझे बताओ इसका पैसा जब ये 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का ये, तो इसका पैसा कितना हो जाएगा, एक्स तो इसके पास में था और एक्स पर कुछ ब्याज मिलेगा, एक्स पर कितना ब्याज मिलेगा, रेट बताओ कितनी है, 5%। तो 5% की रेट है और कितना समय रहेगा इसका पैसा, 6 साल तक रहेगा, 6 आ जाएगा बटे 100। ये जो पैसा है ना ये पैसा ये छोटे बेटे के अकाउंट में हो जाएगा। अगर वो बोलता ना ब्याज बराबर मिलेगा दोनों को, अगर वो बोलता दोनों को ब्याज बराबर मिलेगा तो मैं केवल ब्याज ही जोड़ता, इतना ही, यही बराबर करता। लेकिन उसने बोला ब्याज बराबर नहीं, राशि समान हो जाएगी, दोनों की राशि समान हो जाएगी, यानी कि दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। तो मिश्र धन तो कैसे निकालेंगे हम, ब्याज में ये मूलधन भी तो जोड़ेंगे ना, तो ये ब्याज में जोड़ना पड़ेगा हमको एक्स, ये उसका मिश्र धन होगा। अब ये बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना किसके, 75,000 माइनस एक्स, ये जोड़ेंगे हम, किस में जोड़ेंगे, ये तो उसका मूलधन है, दूसरे वाले का मूलधन, और दूसरे वाले का ब्याज हो जाएगा 75,000 माइनस एक्स गुणा गुणा कितना पैसा है इसका, 5% की दर से, ये 14 वर्ष का है तो 4 साल तक रहेगा तो 20% हो जाएगा। तो 20/100 सीधा ही लिख देता हूं मैं, 20/100 सीधा ही लिख देता हूं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर ले क्या हम एक बार, 20×5 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, सही है, यहां से आपके पास में 5 आ जाएगा, ये उसका मूलधन है 75,000 माइनस एक्स, और इसका जो ब्याज आएगा ना ये वाला ब्याज, ये इसमें जोड़ देंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब आप यहां से जोड़ो, 6×5 30x, तो ये हो गया है, और ये आ जाएगा आपके पास 100x, तो ये हो जाएगा 130x/100, इसको जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 130x/100 हो जाएगा बराबर में। अब देखो इसका मतलब समझते हो क्या आप, यहां लिखा है 75,000 माइनस एक्स और यहां पे है प्लस, इसका मतलब समझते हो क्या, ये ऐसे लिखा जा रहा है 75,000, ये 75,000 है भाई, एक जीरो लगाना इसके, 75,000 माइनस एक्स, तो यहां कैसे लिखा जा रहा है, 75,000 माइनस एक्स और बटे में कितना है 5, ये है, सही है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप एक चीज बताओ मुझे, इसका मतलब समझते हो क्या आप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 5 का भाग इसमें भी लगेगा और 5 का भाग इसमें भी लगेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बताना आप मुझे, यहां से तो आपके पास 130 या 13x/10 लिख लो आप चाहो तो, बराबर में यहां कितना आ जाएगा, 75,000 माइनस एक्स, 5 का भाग इसमें देंगे तो प्लस में आ जाएगा ये 15,000 और माइनस x/5 आ जाएगा, x/, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये सही है यहां तक। अब यहां आपके पास में कितना रह जाएगा, 75,000 तो ये है, 15,000 ये है, तो ये हो जाएगा 90,000, और इन दोनों को हम इधर भेज देंगे, इन दोनों को हम इधर भेज देंगे, तो आपके पास में ये आएगा, यहां से कैलकुलेशन इधर आ गई है भाई, 13x/10 प्लस x/5 और बराबर में उधर चला जाएगा 90,000। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, 90,000 हो गया। इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13x प्लस 10x प्लस 2x बराबर में 90,000 हो जाएगा। यहां से 13 और 2 15 और 10 25 हो जाएगा, ये 25, यहां 10 इधर चला जाएगा, ध्यान रखना। तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 90,000 गुणा 10 और बटे में 25 आ जाएगा भाई, 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो कैलकुलेशन कर दो, ये 25 से काटो इसको, 25 दूनी 50, 25 थी आप 75 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 25 की 150 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 36,000 रुपए आ जाएगा। 36,000 रुपए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स किसका पैसा था, एक्स था छोटे पुत्र का पैसा, तो छोटे पुत्र का पैसा हो जाएगा हमारे पास 36,000 रुपए हो जाएगा भाई।
छोटे पुत्र का पैसा हो जाएगा 36,000 रुपए। और अगर 75,000 में से 36,000 इसके पास में आ जाएंगे, 75,000 में से 36,000 अगर इसके पास में हो जाएंगे, तो दूसरे वाले के पास में पैसा बच जाएगा 39,000। दूसरे वाले बड़े वाले बेटे के पास में पैसा कितना आ जाएगा? 39,000 रुपए आ जाएगा। ये पैसा अभी उनके पास वर्तमान में है। तो छोटे बेटे का पैसा पूछा है, तो छोटे बेटे का पैसा कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन है, इसका पूरा बेसिक है ये इस सवाल का। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, डायरेक्ट समझना। ये तो बेसिक हो गया इसका, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्योंकि इसमें तो बहुत लेंथी हो गया ये, उलझ जाएंगे हम, कहीं गलतियां हो जाएंगी। इसको बेसिक तरीके से तो समझा ही दिया है मैंने, इसका डायरेक्ट तरीका भी समझ लो भाई। बेसिक तो देखो आपको आना ही आना चाहिए, हर सवाल का बेसिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। अब इस सवाल में देखो क्या क्या बोला जा रहा है वो ध्यान से समझना आप। हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको भी हटा दो एक बार। देखो अगर मैं मान लू छोटे बेटे के अकाउंट में, छोटे बेटे के अकाउंट में एक्स पैसा है और बड़े बेटे के अकाउंट में वाई पैसा है, तो यहां से मैं एक्स और वाई का रेशियो निकाल लूंगा। अब बड़े बेटे का जो पैसा रहेगा ना बैंक में, वो रहेगा 6 वर्ष तक। इसको ब्याज कितने साल तक मिलेगा? 6 साल तक, क्योंकि ये 12 वर्ष का हो गया तो 18 वर्ष का होगा, तो 6 वर्ष तक अकाउंट में पैसा रहेगा। 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा इसको, सही है। और ये 14 वर्ष का है, बड़ा वाला बेटा 14 वर्ष का है, तो इसको ब्याज कितने वर्ष तक मिलेगा? इसको 4 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 4 वर्ष तक। अब आप मुझे बताओ रेट कितनी है? रेट तो रेट है 5%, तो इसको कुल ब्याज मिलेगा, इसको कुल ब्याज मिलेगा 30% और इसको कुल ब्याज मिलेगा 20%। सही है क्या? इसको कुल ब्याज मिलेगा 30%, इसको कुल ब्याज मिलेगा 20%। तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? छोटे वाले बेटे के पास में पैसा कितना हो जाएगा? 30% तो ब्याज मिलेगा और मूलधन होता है 100%, तो छोटे वाले बेटे के पास में पैसा आ जाएगा 130%। किसका? एक्स का। तो 130% बोल दो, परसेंट हटा दोगे तो बटे में 100 लिख दो, एक्स। ये तो हो जाएगा छोटे वाले बेटे के पास में पैसा, और बड़े वाले बेटे के पास में पैसा हो जाएगा 120 वाई बटे 100। ये हो जाएगा 18 साल के बाद। अरे सर ये क्या कर रहे हो बताओ ना एक बार ढंग से, मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दो। मुझे बताओ 6 वर्ष तक इसका पैसा अकाउंट में रहेगा, तो इसको ब्याज कितना मिलेगा? 30% ब्याज मिलेगा। तो 100% पैसा तो इसका खुद का हो गया है, 30% ब्याज मिला, तो 130% हो गया ना टोटल। 130% किसका? एक्स का। यहां क्या होगा? 4 वर्ष तक ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से, तो कुल ब्याज मिल जाएगा 20%। 20% ब्याज मिलेगा, 100% पैसा इसके खुद के पास में भी तो था, तो टोटल कितना हो गया? 120% किसका? वाई का। ये दोनों पैसा बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 130 एक्स बटे 100 बराबर हो जाएगा 120 वाई बटे 100। अब अगर ब्याज बराबर होता है ना, ब्याज बराबर, तब तो हम 30% और 20% ही लेते हैं एक्स का और वाई का। लेकिन अगर मिश्र धन बराबर हो जाता है ना, तो 130% और 120% को बराबर करेंगे हम। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ कैलकुलेशन में जीरो, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा 12/13। एक्स और वाई का रेशियो क्या आ जाएगा? 12/13। तो ये जो 75,000 रुपए है ना, ये 12 और 13 के अनुपात में बटेंगे, ध्यान रखना। तो कुल ब्याज, सॉरी, कुल रेशियो कितना हो गया? कुल रेशियो हो गया है 25, और 25 किसके बराबर है? 75,000 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ 25 की वैल्यू 75,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 रुपए हो जाएगी क्या एक की वैल्यू? तो एक की वैल्यू 3,000 रुपए हो गई, एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 3,000 है, एक्स का पैसा चाहिए मुझे, एक्स का पैसा। तो एक्स की वैल्यू है 12, तो 12 को गुणा कर देंगे भाई 3,000 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36,000 रुपए। और 36,000 रुपए छोटे वाले का पैसा होगा। बड़े वाले का पैसा चाहिए तो 13 को गुणा कर देना 3,000 से, तो 13 तिया 39,000 रुपए आपके पास में बड़े वाले का पैसा आ जाएगा। अभी हमसे छोटे वाले का पैसा पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 36,000 रुपए। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना राशि बराबर हो, ऐसा बोले तो हम 130% और 120% को बराबर करेंगे। और अगर ये बोले ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है,
तो हम फिर 30% और 20% को ही बराबर करते हैं, जैसा कि पहले सवालों में हम कर रहे थे। ठीक है, यहां तक। अगला सवाल देखिएगा भाई। एक पिता 1,20,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अपने दो बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। दोनों को समान राशि का मतलब हो गया है मिश्र धन बराबर है दोनों का। दोनों का मिश्र धन क्या है? बराबर है। अब मुझे बता, एक 12 वर्ष का है तो इसको ब्याज मिलेगा 6 वर्ष तक। तो ब्याज कितने साल तक मिलेगा? 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा इसको। और इसका जो पैसा है 14 वर्ष, तो इसको मिलेगा ब्याज 4 वर्ष तक। सही है ना यहां तक? अब आप मुझे बताओ इसका पैसा कितना हो जाएगा? 6 वर्ष और 5%, तो छोटे वाले का हो जाएगा 130x/100 और बड़े वाले का हो जाएगा, ये छोटे वाले का है, ध्यान रखना ये छोटे वाले का है। और इसको कितना मिलेगा भाई? 4 साल का होगा ये, तो 20% ब्याज मिलेगा इसको, तो 120y/100। अब इन दोनों का पैसा क्या हो गया है? राशि बराबर हो गई। अगर ये ब्याज बराबर बोलता ना तो मैं 30x/100 बराबर 20y/100 मानता, ब्याज 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 बराबर करता। लेकिन राशि बराबर हो गई है तो 100% राशि वो खुद भी होती है। यहां से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x और y का रेशियो आ जाएगा 12/13। इस अनुपात में वो राशि बटेगी, ये वाली राशि इस अनुपात में बटेगी। तो आप मुझे बता 12 और 13 कितना हो गया भाई? 12 और 13 हो गया है 25। तो 25 की वैल्यू हो गई है मेरे पास में 1,20,000। 1,20,000 हो गई है। तो 25, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25 चौके 100 और 25 अंटे 200, 4800 रुपए आ गई भाई एक की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हम इसको काटेंगे 25 चौके 100 और 25 अंटे 200, 4800 रुपए एक की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? छोटे बेटे के नाम राशि। तो छोटे बेटे के पास में 12 है, छोटे बेटे की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 को गुणा कर देंगे भाई 48 से। 12 को गुणा कितने से कर देंगे? 48 से गुणा कर देंगे। तो 12 अंटे 96 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा भाई। तो 57,600 रुपए तो छोटे वाले बेटे के नाम आ जाएगी राशि। और अगर बड़े वाले का पूछा जाता पैसा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले को पैसे को भी हम 4800 से गुणा कर देंगे। सही है? 13 अंटे 104 हो जाएगा, 10 बच जाएगा यहाँ पे, और 13 चौके 52 और 10 62, तो 62,400 रुपए ये मिल जाएगा आपको, बड़े वाले को मिल जाएगा भाई। सही है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये टोटल पैसा आ जाएगा। छोटे वाले को पैसा मिलेगा 57,600 रुपए, बड़े वाले को पैसा मिल जाएगा 62,400 रुपए। तो इतना सा काम करना है। तो बस आपको ये समझ रखनी है कि ब्याज बराबर बोले तब तो यहाँ 30% और 20% बराबर करेंगे, और अगर यहाँ मिश्र धन बराबर बोले तो 130% और 120% बराबर करेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सवाल में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, कुछ सवाल हम और देखते हैं साधारण ब्याज के ही। इस सवाल को देखो भाई, अच्छा सवाल है। किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 28% है। किसी धन राशि का साधारण ब्याज धन राशि का कितना परसेंट है? 28% है। जबकि समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक हो, तो दर ज्ञात करो। रेट पूछ रहा है, रेट। तो आप मुझे बताओ इस सवाल में बोल क्या रखा है हमको? ब्याज कितना है? 28% है। तो हम मूलधन 100 मान लेंगे, तो ब्याज हो जाएगा 28 रुपए, और मूलधन कितना हो गया है? 100 रुपए हमने मूलधन माना है। मूलधन हमने 100 रुपए माना है, तो उसका 28% 28 हो जाएगा। सही है यहां तक? अब इसने क्या बोला है? समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है। तो मैंने दर है ना, दर, रेट मैंने आर मान ली, रेट मैंने आर मानी, तो टाइम कितना होगा ये बताओ आप? टाइम, तो टाइम ये बोल रहा है ना दर से 3 अधिक है, तो r + 3 ये आपका टाइम हो जाएगा भाई। टाइम कितना हो जाएगा? r + 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ रेट लिखेंगे हम r, और टाइम लिखेंगे हम r + 3, ये टाइम हो जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा, 100। सही है यहां तक? अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? r² + 3r, r² + 3r हो जाएगा।
अब आप है ना इधर इस 28 को इधर लाके है ना द्विघात समीकरण मत बना देना। अगर आप द्विघात समीकरण बना लोगे ना तो आप उलझ जाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। आप आर का मान यहाँ ऑप्शन से चेक करो, आप आर का मान कहां से चेक करो, ऑप्शन से। आर का मान अगर मैं 4 रखूं तो देखना, देखे 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 तिया 12 हो जाएगा और बराबर में कितना है 28। तो 16 और 12 28 के बराबर हो गया, क्या हो गया भाई बराबर। तो अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं, ऑप्शन से हमेशा याद रखना द्विघात समीकरण बना लोगे तो उलझ जाओगे आप। तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन ए यहां पे सेटिस्फाई कर देगा इसको। अगर मैं 5 लेता यहां ऑप्शन बी को चेक करता तो 5 का स्क्वायर कितना होता 25 और 5 तिया 15, 15 और 25 40 हो जाता, 28 के बराबर नहीं हो पाता। तो कौन सा ऑप्शन इस बात को सिद्ध कर रहा है, ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4% की रेट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो भाई सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपए और 5 वर्षों में 56,000 रुपए हो जाती है। कोई भी राशि है, ध्यान रखना, वो 3 वर्षों में कितनी हो गई है 49,600 रुपए। मान लो ये राशि थी मेरे पास में पी, मुझे नहीं पता कितनी थी वो राशि पी, लेकिन वो 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 49,600 रुपए हो गई है। तो ध्यान रखना ये मिश्र धन हो गया है, मिश्र धन। ये क्या हो गया है, मिश्र धन हो गया भाई। कितने वर्ष का हो गया है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में वो राशि इतनी हो गई। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो गया, P प्लस 3 वर्ष का ब्याज, यही मतलब हो गया ना। इसमें इसमें क्या क्या चीजें हैं मुझे बताओ इस मिश्र धन में, P है प्लस 3 वर्ष का ब्याज है, सही है यहां तक। फिर बोला है और 5 वर्षों में, मतलब टोटल 5 वर्षों में, 3 वर्ष तो ये हो गए, आगे 2 वर्ष और ले लो आप, और 5 वर्षों में 56,000 रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो गई वो 56,000 रुपए हो गई। यानी कि ये भी मिश्र धन है आपका, ये भी क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन क्या होगा, P प्लस 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। यही तो बात है ना मेरे भाई सवाल में, यही तो हुआ ना इसका मतलब। अब आप मुझे बताओ यहां 49,600 रुपए है जिसमें P है, और यहां और 3 साल का ब्याज है। यहां आपके पास में 56,000 रुपए है जिसमें P है दोनों में कॉमन, और 5 वर्ष का ब्याज है। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना ब्याज ज्यादा है ये बताओ आप। तो दोनों का अंतर निकाल लूं क्या मैं, ये है 49,600 और ये है 56,000। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा भाई 6400 रुपए हो जाएगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 6400 रुपए हो गया है। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया है 6400 रुपए। तो आप मुझे बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 3200 रुपए। 2 का भाग दे देंगे ना तो 3200 रुपए 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3200 रुपए। अब आप मुझे बताओ यहां कितना वर्ष हो गया है, 3 वर्ष हो गया है, 3 वर्ष। तो मुझे बताओ 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 गुणा 3200, 3 गुणा 3200 का मतलब हो गया है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9600 रुपए ब्याज हो गया भाई। तो हमारे पास ये जो 49,600 रुपए है ना, इसमें 3 वर्ष का ब्याज कितना है 9,600 रुपए है 3 वर्ष का ब्याज। तो आप मुझे मूलधन बताओ, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालोगे आप, इसमें से आप पैसा निकाल दो 9,600 रुपए। तो यहां मूलधन आ जाएगा 49,600 माइनस 9,600 रुपए। तो हमारा मूलधन कितना हो गया है भाई 40,000 हमारा मूलधन हो गया। ये हमारा मूलधन है 40,000। इसका मतलब मेरे पास जो पहले पैसा था ना वो 40,000 रुपए था, फिर वो 3 साल में कितना हो गया 49,600 हो गया, और अगले 2 साल में वो कितना हो गया 56,000 रुपए हो गया। तो यहां से मैंने 2 साल का ब्याज निकाला, 2 साल का ब्याज कितना आ गया 6400 रुपए। और याद रखो साधारण ब्याज का हर साल का ब्याज बराबर होता है अगर आपकी रेट और आपका मूलधन बराबर हो, सेम हो। अगर आपकी रेट और आपका मूलधन सेम है तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर 2 साल का ब्याज 6400 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 3200 रुपए होगा। अब इस 49,600 में 3 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा हुआ है,
तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 9,600 रुपए हो गया। अगर मैं 49,600 में से ये पैसा निकाल दूंगा तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो गया है भाई? 40,000 रुपए मूलधन हो गया है। अब देखो इसने क्या बोला है, यदि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब ये बोला है कि रेट में 2% अधिक कर दूं, तो पहले तो मुझे पहले वाली रेट पता होनी चाहिए। पहले वाली रेट कितनी है? तो पहले वाली रेट कैसे निकालोगे आप? पहले वाली रेट, पहले वाली दर, तो पहले वाली दर निकालेंगे हम। ब्याज कितना मिला है मुझे? अगला पेज ले लेता हूं मैं। यहां मूलधन है ना, मूलधन वो मेरे पास में 40,000 रुपए है। और ब्याज कितना है? ब्याज है मेरे पास में 3200 रुपए। और समय कितना है? 1 वर्ष का समय है, समय है 1 वर्ष का। तो ध्यान रखो, अगर 1 वर्ष का समय हो ना तो आप डायरेक्ट ही रेट है ना, रेट आप ऐसे निकाल लिया करो, डायरेक्ट ही दर। 3200 रुपए का ब्याज हो गया है 40,000 पर, और परसेंटेज में आएगी तो गुणा कर देंगे हम 100 से। 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो रेट आ जाएगी आपकी 8% रेट आ गई। तो ये जो रेट आई है ना, ये पुरानी रेट आई है, पुरानी रेट। तो पुरानी रेट कितनी है आपकी? 8%। अब नई रेट क्या होगी? नई दर, तो नई दर आएगी आपकी 2% अधिक, 2% अधिक। लिख रखा है ना, साफ साफ सवाल में लिख रखा है। तो नई रेट हो जाएगी 8 + 2 बराबर 10% रेट हो जाएगी नई रेट। नई रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 10% आ जाएगी नई रेट, क्योंकि बोला है ब्याज की दर 2% अधिक हो, तो अधिक कर दिया मैंने। तो नई रेट कितनी हो गई है? 10%। अब आप मुझे बताओ, राशि दुगनी होनी चाहिए, राशि 2 गुनी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर राशि 2 गुनी होगी तो इसका मतलब मूलधन 100 है, 100% है, तो ब्याज भी तो 100% होगा। ब्याज भी कितना होगा? 100% होगा ब्याज भी। भाई अगर आपको राशि दुगनी करनी है, सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, राशि अगर 2 गुनी करनी है तो मूलधन 100% होता है, तो ब्याज भी 100% आना चाहिए। तो 1 साल का ब्याज 10% है, 1 साल का ब्याज कितना है? 10%। ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया है, 1 वर्ष का ब्याज 10%। तो आप मुझे बताओ 100% ब्याज होने में टाइम कितना लगेगा? 10 वर्ष। 1%, 1 वर्ष का ब्याज 10% है, तो 100% ब्याज कितने साल में हो जाएगा? 10 साल में हो जाएगा 100% ब्याज। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत है यहां तक? या फिर आप मान लो ब्याज हो गया है 100%, राशि भी 100 हो गई है, रेट आपकी 10 है, और इनटू टाइम पूछा है आपसे, तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो टी का मान कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा भाई। टी का मान आ जाएगा आपका 10 वर्ष। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है भाई, वापस समझ लो सवाल को। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपए हो गई, 3 साल में हो गई 49,600 रुपए, फिर 5 साल में, 5 साल यहां से है, ध्यान रखना, तो अगले 2 साल में ब्याज मेरे को मिलेगा 6400 रुपए, इन दोनों का अंतर। और 2 वर्ष का ब्याज 6400 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3200 रुपए। सही है। और अगर 1 वर्ष का ब्याज 3200 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 9,600 रुपए ब्याज होगा। अगर मैं इस 49,600 में से 3 साल का ब्याज हटा दूंगा तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा, तो 40,000 रुपए मूलधन हो गया। अब पहले वाली रेट है तो मेरे को ब्याज कितना मिला था 1 साल का? देखो ये रहा ना 1 साल का ब्याज, ये रहा 1 साल का ब्याज 3200 रुपए है। तो ध्यान रखना, अगर 1 साल का ही टाइम है ना तो सीधा ही निकाल लिया करो आप, सीधा ही 3200 को आप ऊपर रख लो, 40,000 आपका मूलधन है, और इसकी रेट निकालो 8%। तो पहले की रेट है 8%, अब मैं रेट 2% बढ़ा दूंगा तो रेट हो जाएगी 10%। अब मुझे राशि को डबल करना है, तो डबल करने का मतलब हो गया 100% ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 10% है, तो 100% ब्याज हो जाएगा 10 साल का। क्लियर है यहां तक? तो टाइम आ जाएगा आपका 10 वर्ष। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? 10 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा सवाल था भाई। अगला सवाल देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 49,200 हो गई। मुझे नहीं पता वो राशि कितनी है, ध्यान देना भाई सब लोग इधर। वो राशि है पी, मुझे नहीं पता। 6 वर्षों में 1 2 3 4 5 6, 6 वर्षों में कितनी हो गई वो?
59,200। अब ध्यान रखना इसमें मूलधन भी शामिल है, ये राशि है भाई, ध्यान रखना, प्लस 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज, ये दो चीजें हैं भाई इसमें, 6 वर्ष का ब्याज भी है इसमें। और 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष का मतलब हो गया आगे 4 वर्ष, 1 2 3 4, कितनी हो गई राशि? 72,000 रुपए हो गई, 72,000 रुपए। इसमें क्या क्या शामिल है 72,000 में? मूलधन प्लस 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज, ये दो चीजें यहां पर शामिल है। तो आप मुझे एक बार बताओ, अगर मूलधन और 6 वर्ष का ब्याज ये है, और ये मूलधन और 10 वर्ष का ब्याज है, तो इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों में किस चीज का अंतर है? मूलधन से मूलधन कट जाएगा, 6 वर्ष से 6 वर्ष कट जाएंगे, तो बचेंगे 4 वर्ष का ब्याज। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर, वो आएगा आपका 4 वर्ष का ब्याज। वो क्या होगा आपका? 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज। तो इनका अंतर देखो भाई, एक बार इनका अंतर कितना हो रहा है, देखो एक बार इनका अंतर कितना है। अगर मैं इसको 60,000 मान लू, तो 12,000, 12,000 तो वो हो जाएंगे 60,000 से, 12,000 तो वो हो गए हैं, और यहाँ कितना रह जाएगा? 12,800 हो गया भाई। तो ये आ गया आपके पास में 12,800 रुपए। ये क्या है मेरे पास में? ये 4 वर्ष का ब्याज है। अगर 4 वर्ष का ब्याज ये है, तो 1 वर्ष का ब्याज बताओ आप, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे हम, तो 3200 रुपए आपका क्या आ जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 3200 रुपए, 4 का भाग करने से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां कितने वर्षों का ब्याज है? 6 वर्ष का ब्याज है। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 3200 रुपए है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3200 से गुणा कर लो आप इसको, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 19,900 रुपए आपका 6 वर्ष का ब्याज है। तो आप मुझे मूलधन बताओ भाई, मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन तो मेरे पास में मूलधन आ जाएगा ये 59,200 में से अगर मैं 19,200 रुपए माइनस कर लूं, तो वो मेरा मूलधन बचेगा, क्योंकि ये 6 वर्ष का ब्याज है, वो 19,200 है, ये इसमें जोड़ा गया है। तो मूलधन कितना बचेगा अगर ये मैं माइनस कर लूंगा? तो मूलधन बचेगा मेरे पास में 59,200 माइनस 19,200, तो मूलधन बचेगा मेरे पास में 40,000 रुपए। और आप पहले वाली रेट बताओ, आप पहले वाली रेट निकालोगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 3200 रुपए। तो रेट आएगी आपके पास में, रेट, तो रेट मैंने बोला था ना 1 वर्ष का ब्याज दे रखा, तो आप डायरेक्ट ही निकाल लो, 3200 रुपए और नीचे आ जाएगा 40,000 और गुणा कर देना भाई 100 से, ये आपकी रेट आ जाएगी, 0 से 0 0 से 0, तो रेट आ जाएगी आपकी 8%। ये पुरानी वाली रेट है, ध्यान रखना, पुरानी वाली रेट। अब मुझे क्या बोला है सवाल में, वो पढ़ो आप। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो मुझे बताओ ब्याज की दर 2% अधिक करेंगे तो नई दर कितनी आ जाएगी हमारे पास? नई दर, तो नई दर हो जाएगी मेरे पास में 8 + 2, 10% नई दर आ जाएगी। सही है। अब ये क्या बोल रहा है? नई दर आ जाएगी, तो राशि कितने वर्षों में? 76,000 रुपए हो जाएगी। राशि कितनी होनी चाहिए? 76,000 रुपए। तो इसका मतलब ब्याज कितना होगा? ब्याज, तो ब्याज आ जाएगा मेरे पास में, मूलधन मेरे पास में कितना है? 40,000 रुपए मेरे पास में मूलधन है, मेरे को वो राशि बनानी है 76,000 रुपए, तो इसका मतलब हो गया है मेरे को 36,000 रुपए का ब्याज चाहिए, 36,000 रुपए का ब्याज। तो वैसे तो मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे तो 36,000 रुपए का ब्याज हम आराम से वैसे भी निकाल सकते हैं, 9 साल में आ जाएगा। पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, आप मन लगाओ इतना दिमाग, 36,000 रुपए का मेरे को ब्याज चाहिए, तो ब्याज आएगा 36,000 रुपए का, मूलधन मेरे पास में 40,000 रुपए है, दर मेरे पास में 10% है, टाइम मुझे निकालना है, बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0, 1 2 3 1 2 3, 4 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यार टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो टाइम आ जाएगा 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में हमको वो पैसा 76,000 रुपए हो जाएगा। 9 वर्ष में पैसा कितना हो जाएगा? 76,000 रुपए ये मेरा पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। देखो मेरी कोशिश ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ रखोगे आप,
तो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी भी अगर घूम के आ जाती है तो हम सवाल को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें इंस्टॉलमेंट वाले पढ़ेंगे, तो इंस्टॉलमेंट वाले हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।